हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। दोनों में ही जो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है हम बच्चों के ऊपर है फोकस्ड कि काउंसलिंग चिल्ड्रन हम कैसे करते हैं। तो इसमें जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो एडोलेसेंस हैं, उनमें क्या होते हैं। फर्स्ट है स्लीप वॉक। आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी कि कई लोग, कोई छोटे बच्चे होते हैं या जो है टीनेजर टाइप जो होते हैं, इवन बड़े लोग भी, ये तो इन्होंने हम बात करें चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस की, इवन बड़े लोग भी क्या होता है रात को सोते सोते जो है वो चलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस अपनी सीट के ऊपर आके जहाँ पे सो रहे होते हैं वहाँ के दोबारा सो जाते हैं नॉर्मल। उनको पता भी नहीं होता, जब वो सुबह सो के उठते हैं उनको पता भी नहीं होता कि वो रात को कैसे वो जो है चल के वापस अपनी सीट पे आ गए हैं। तो स्लीप वॉक इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोमनाबुलिज्म। इसको सोमनाबुलिज्म भी कहते हैं। एंड इट इज़ ए डिसऑर्डर इन विच दी, जिसमें क्या होता है चाइल्ड जो होता है लीव देयर बेड एंड वॉक अराउंड विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ द एक्सपीरियंसेस रिमेंबरिंग इन लेटर। उनको पता भी नहीं होता, वापस क्या होता है विदाउट बीइंग कॉन्शियस, कॉन्शियस ही नहीं होते हैं और उनको क्या होता है वो भूल जाते हैं जब वो कि भी हम ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हम कैसे रात को बिस्तर छोड़ के चले गए थे और घर में जो है चलना शुरू कर दिया था हमने। तो ऑनसेट ऑफ स्लीप वॉक इज यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 12 में होता है ये ज़्यादातर। एंड अकॉर्डिंग टू DSM-4 इट्स प्रीवेलेंस इज बिटवीन, 10 से 30% का इन्होंने बताया कि DSM अकॉर्डिंग टू DSM-4 कि 10 से 30% बच्चे जो हैं इसके दे आर प्रोन टू दिस स्लीप वॉक। एंड in this disorder children go to sleep in a normal manner but during the second or third hour of sleep, सोने के 2 से 3 घंटे के बाद क्या होता है, ऐसा होता है कि वो दे में वॉक इन द रूम, कि अपना वो जो है रूम में चलना शुरू कर देते हैं और इवन उनके जो आउटसाइड और कई बार अपने घर से बाहर भी चले जाते हैं वो। एंड दे कैन बी एंगेज इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, लाइक कई बार क्या होता है वो कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक ईटिंग फूड है, प्लेइंग विद टॉय, जो टॉयज़ हैं उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर वापस अपनी सीट पे आके सो जाते हैं वो। बट इन द मॉर्निंग दे डू नॉट रिमेंबर, लेकिन जब वो सुबह सो के उठते हैं दे डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। तो इस टाइप की बहुत कॉमन चीज़ होती हैं ये, जो है हमने बहुत देखा भी अपनी लाइफ में ऐसे बच्चों को जो अपने आप ही से चलना शुरू कर देते हैं आफ्टर गेटिंग स्लीप। सोने के बाद एक्टिविटी होती है। एंड चिल्ड्रन वाइल वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप मे फुल्ली ओपन देयर आइज ड्यूरिंग वॉक और पार्शली, और कई बार क्या होता है उनकी आँखें भी या तो पूरी तरह से खुली होती हैं या थोड़ी सी खुली भी होती हैं। और ये जो एपिसोड टोटल होता है ये 15 से 30 मिनट का होता है। दिस क्लियर कॉज इज क्लियरली नॉट नॉन, इसका कोई एक हमें कारण नहीं पता, लेकिन इसको क्या कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है इसके अंदर। एकदम वो पलक भी चिपकाते हैं और एकदम से बस वो एक ही जगह पे वो चलना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप से होता है कि इसमें फिर क्या होता है ड्यूरिंग काउंसलिंग में क्या होता है, द काउंसलर कैन यूज बिहेवियर थेरेपी विद द क्लाइंट एज एक्सप्लेन अबव। इसमें बिहेवियर थेरेपी करते हैं, जो इस टाइप का बिहेवियर होता है उसको, क्योंकि ये जो है इस बिहेवियर को अनलर्न कराया जाता है। क्योंकि हमने बिहेवियर थेरेपी में यही पढ़ा है कि किसी भी टाइप का जो हमारा बिहेवियर होता है इस टाइप का, उसको हम पहले अनलर्न करते हैं, फिर जो डिज़ायरेबल बिहेवियर होता है उसको लर्न किया जाता है। तो द असेसमेंट डाटा ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल रिपोर्ट शुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द बिहेवियर थेरेपी। तो हमें उससे रिलेटेड जो न्यूरो की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई उस बच्चे को, या कोई मेडिकल रिपोर्ट्स उसके देखी जाती हैं, किसी की मेडिसिन पे तो नहीं है, उस टाइप से जो है देखकर फिर उसकी जो है बिहेवियर थेरेपी की जाती है। तो द अदर टेक्निक्स विच, इसके अलावा बाकी टेक्निक्स कौन सी हैं जिनको जो है काउंसलर यूज़ कर सकता है। फर्स्ट इज टेलिंग द पेरेंट्स टू वॉश द फेस विद कोल्ड वाटर, मेक श्योर दैट चाइल्ड इज फुल्ली अवेकन। कि जब ऐसा एपिसोड होता है तो उनको ये कहा जाता है पेरेंट्स को कि उनके जो है बच्चे का जो फेस है उसको कोल्ड वाटर से वॉश कराए ताकि वो अवेक हो जाए। फिर फाइंडिंग आउट इफ द चाइल्ड इज हैविंग ड्रीम नाइटमेयर एंड इफ इट इज़ नाइटमेयर द टाइप ऑफ नाइटमेयर। अगर ये पहले ये देखे कि वो ड्रीम है या कुछ और है। अगर मान लीजिए नाइटमेयर है या कोई ड्रीम उसको आ रहा है तो उसके बाद क्या होता है उससे पूछा जाता है कि किस टाइप का उसको जो सपना आया था जब वो सुबह सो के उठता है, या जो उसने रात को क्या देखा था सपने में। दैन असर्टिव ट्रेनिंग इंक्लूडिंग, इसमें क्या होता है इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग अलॉन्ग विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम कैन बी यूज। इंटीग्रेटिव अप्रोच क्या होता है जिसमें हम डिफरेंट तरह के अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने बिहेवियर की बात की, इसके अलावा जो भी हमारे को जिस टेक्निक की भी जरूरत होती है उसमें हम क्या कहते हैं उसको इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं। उसमें हम उसका जो ड्रीम होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम किसी भी टेक्निक को यूज़
कर सकते हैं। फिर बात करें टिक्स की। टिक्स में क्या होता है, हमारी मस्कुलर ट्विस्ट जैसे होती है, मूवमेंट होती है। आपने देखो कई लोगों की जो आँख होती है लगातार हिलती रहती है, या गर्दन जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा वो हिलती, उनके गर्दन को वो टाइट कर लेते हैं, या नाक में ही वो कोई कोई कुछ करते उनकी नाक पे कुछ कुछ वो हाथ लगाते रहते हैं, या गले को ही वो थ्रोट को ही अपना क्लियर करते रहते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको क्या बोलते हैं, टिक्स। जब मसल स्पाज्म होता है एक तरह का, ये मस्कुलर मूवमेंट होती है। टिक्स इज अ मस्कुलर ट्विस्ट और स्पाज्म रिलेटेड टू मसल। इट कैन बी ब्लिंकिंग, लगातार जैसे कई लोगों की जो आईज होती है ब्लिंक ही करती रहती है। लिकिंग द लिप, ट्विस्टिंग द नेक, इस टाइप की, जो ब्लोइंग द नोज, क्लियरिंग द थ्रोट, ट्विस्टिंग माउथ, इस टाइप की होती हैं। और ये क्या होता है, 2 से 14 साल के बच्चों में ये ज़्यादा होती हैं। एंड ये ज़्यादा क्या होता है, इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ में ये चीज़ ज़्यादा होती है रादर देन गर्ल्स। और इसका भी जो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर सच एंग्जाइटी रिलेटेड इशू क्या होता है, अगेन क्या होता है, बिहेवियर इंटरवेंशन होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक। जब वो ऐसे कर रहे होते हैं तो उनको रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी थोड़ा अपने आप को उसके रेसिप्रोकेट करें, रिलैक्सेशन में जाएं ताकि वो उस चीज़ को भूल जाएं। अवेयरनेस टेक्निक होती है, कॉग्निटिव टेक्निक होती है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सच क्लाइंट्स। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल न्यूरोसिस की या एनकॉप्टेसिस की। ये क्या होता है, जिसमें जो है बच्चे होते हैं वो उठ के, आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं वो बेड वेटिंग कर देते हैं रात को सोने के बाद, बड़े होने के बाद भी। इवन जब जो चाइल्ड होता है वो 5 साल का भी हो जाता है ज़्यादातर। ये थोड़े बड़े बच्चों में जब बच्चों की अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग हो चुकी होती है, इवन देन जब बच्चे रात को सो जाते हैं तो रात को उनका जो यूरिन होता है, दे पास देयर यूरिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल न्यूरोसिस। इट रेफर्स टू इनवॉलंटरी, वो चाहते नहीं है, habitual discharge of urine at night even after the age of 5 years. It is also called इसको हम क्या बोलते हैं, बेड वेटिंग हो जाती है। द काउंसलर मस्ट नोटिस दैट इट मे बी बिकॉज द चाइल्ड इज अंडर। तो काउंसलर को ये इंश्योर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा किसी स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक क्या होता है, तो कारण क्या होते हैं, कॉजेज को पहले मालूम करे। या कोई ऐसा तो नहीं कि साइड इफेक्ट है ड्यू टू मेडिसिन और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग तो नहीं है, तो पहले उनके कॉजेज को मालूम करे, उसके बाद उसके जो है ट्रीट करे। कि एंग्जाइटी रिलेटेड ज़्यादातर ये कई बार ये चीज़ें होती हैं, ये एंग्जाइटी से रिलेटेड भी होती हैं। तो वाइल काउंसलिंग कंडीशनिंग प्रोसीजर इफ़ यू यूज्ड बाय द काउंसलर द आर द मोस्ट इफेक्टिव करते हैं पेरेंटल। इसके अलावा पेरेंटल की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। लर्निंग बेस्ड प्रोसीजर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव इफ रिक्वायर्ड द केस कैन ऑल्सो बी रेफर। अगर मान लीजिए पेरेंटल काउंसलिंग तो हमने कर दी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की मैंने बात कर दी, बिहेवियरल की भी हमने बात कर दी। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब लगता है कि बच्चे को अभी आगे रेफ़र करने की ज़रूरत है, अगर उसको लगता है काउंसलर को, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है एज वेल एज यदि काउंसलिंग के साथ साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उसको रेफ़र किया जा सकता है। तो सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट में ऑल्सो बी यूज फॉर द चिल्ड्रन हु हैव नॉट लर्न appropriate toileting for bowel movement after the age of 4 years which is named as functional encopresis। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 4 साल की एज तक नहीं सीखा टॉयलेट ट्रेनिंग, उनके लिए भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑटिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट वाइडली प्रेवलेंट जो है डिसऑर्डर है ये बच्चों में आजकल जो हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मेनली क्या ब्रेन के फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या होता है ASD जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बेसिकली क्या होता है न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है डेट अफेक्ट्स हाउ पीपल इंटरेक्ट, जिसमें हम वो क्या जो बच्चे कैसे बात करते हैं दूसरों से, वो उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो लर्न करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें हम देखते हैं। और ये बहुत अर्ली एज में ही शुरू हो जाता है, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में ज़्यादातर ये शुरू हो जाता है। तो इसमें हम यहाँ से इसको करते हैं ऑटिज्म से परवेसिव development disorder. These disorders are considered to be the result of some structural difference in the brain में कोई प्रॉब्लम होती है, structural differences, उस कारण से क्या होते हैं प्रॉब्लम होती है, that is usually evident at birth or become apparent as the child begins to, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है अराउंड 2 years में 3 years में, या तो शुरू में मालूम हो जाता है बर्थ के बाद, या थोड़ा जब बड़ा होना शुरू होता है तब ये सामने आना शुरू हो जाता है। दिस इंक्लूड्स डिफेक्ट इन लैंग्वेज का डिफेक्ट होता है, परसेप्शन, मोटर डेवलपमेंट, उनको चलने में दिक्कत होती है, नॉट रिलेटेड टू रियलिटी एंड सोशल सिचुएशन। इन सब चीज़ में क्या होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। कॉजेज़ क्या होते हैं, साइंटिस्ट आर नॉट सर्टेन अबाउट व्हाट कॉजेज, इसके कॉजेज जो होते हैं डेट आर अननोन, उस पर स्टिल ये नहीं पता है क्यों होता है, बट इट इज़ लाइकली टू बहुत जेनेटिक्स भी हो सकता है और एनवायरमेंटल इश्यूज भी
हो सकते हैं। तो रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ जीन्स एसोसिएटेड विद दिस डिसऑर्डर। स्टडीज ऑफ पीपल विद ASD हैव फाउंड इरेगुलरिटीज इन सेवरल रीजन्स ऑन ब्रेन। जो हमारा जो ब्रेन होता है उसके कुछ पार्ट में जो है कोई प्रॉब्लम होती है हेमिस्फीयर में, तब या कोई हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे को मैसेज पहुंचाते हैं, उनमें कोई उनकी डिसफंक्शनिंग होती है, मेल फंक्शनिंग होती है। इसके अलावा अदर स्टडी सजेस्ट दैट पीपल विद ASD हैव एबनॉर्मल लेवल्स सेरोटोनिन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर इन दी brain, and this abnormality suggests that ASD could result from disruption of normal brain development early in fetal development caused by defects in genes that control brain growth and that regulate how brain cells communicate with each other। यानी इन सब बातों में क्या कि जो ब्रेन की जो हमारी डिसफंक्शनिंग होती है, इरेगुलेटरीज होती हैं, उससे के कारण ये होता है जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनमें उनके एबनॉर्मेलिटीज़ होने से क्या होता है कि उनकी जो फीटस डेवलपमेंट जब शुरू में जो उनकी ठीक से डेवलपमेंट ब्रेन की नहीं हो पाती, तो उस कारण से, क्योंकि वो बच्चा जब माँ के पेट में ही होता है तभी से उसमें क्या कहते हैं फीटस डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है कॉज बाय डिफेक्ट्स इन जीन्स डेट कंट्रोल। जो जीन्स में ही क्या होता है ऐसे जीन्स जो हमारे ब्रेन की ग्रोथ को जो है वो करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ करते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। ये बात कर रहे हैं उसकी जब हम हेरिडिटी फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें कैसे इस कारण से जो होती है हमारी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इन्होंने कहा कई बार क्या होता है जेनेटिक्स तो है ही है, कई बार जो जेनेटिक में हमने क्या किया कि कई बार जो फीटस का ब्रेन जो होता है डेवलप नहीं हो पाता, उस कारण से प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार क्या होता है इसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ट्विन एंड फैमिली स्टडीज स्ट्रांगली सजेस्ट दैट सम पीपल हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू, कईयों में जैसे हमने अगेन वही चीज़ की कि कईयों में ये जेनेटिक ही फैक्टर होता है। आइडेंटिकल ट्विन स्टडीज शो दैट इट इज़ वन ट्विन, ये क्या कहते हैं अगर एक ट्विन जो है वो अफेक्टेड है तो 90% जो दूसरा ट्विन होगा वो भी आइडेंटिकल का मतलब क्या सेम बच्चे जो होंगे, तो दूसरा ट्विन भी क्या होगा उससे अफेक्टेड होगा। एक अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिकल twins, and there are number of studies in progress to determine the specific genetic factors associated with development of ASD। अब उन्होंने कहा कि बहुत सी स्टडीज़ हैं जो ये देखा जाता है जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि which are associated with the development of the ASD। In family with one child with ASD, the risk of having a second, जिन फैमिलीज के अंदर अगर एक बच्चा पहले से ही जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो सेकेंड बच्चे के भी चांसेस होने के 5, उन्होंने क्या इज अप्रॉक्सीमेटली 5% और 1 in 20। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बहुत ऐसे पुराना डाटा दिया, आज की डेट में तो हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ये प्रेवलेंट हो गया एंड इज ग्रेटर देन रिस्क फॉर जनरल पॉपुलेशन। रिसर्चर्स आर लुकिंग फॉर क्लूज अबाउट विच जीन्स कंट्रीब्यूट। अब ये कह रहे हैं कि क्या कौन से जीन्स ऐसे हैं जो कि इसको जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके ऊपर दे आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन दैट कि ऐसा क्यों है। अब हम बात करते हैं कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन विद ASD, उन बच्चों के जिनको ASD है उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हेल्प द क्लाइंट इन मास्टरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, को सोशल स्किल्स उनमें डेवलप करें ताकि वो उनकी इंटरपर्सनल स्किल कैसे होंगी, जैसे हम IPC थेरेपी करके उनको, ताकि उनको जो है सोसाइटी में अपने टीम अपने जो पीयर ग्रुप है उनसे वो अच्छे से बातचीत कर सके। डेवलपमेंट ऑफ सब लैंग्वेज, उनमें जो लैंग्वेज उनको चाहे वो स्पीच थेरेपी कराएं कोई उसमें, ताकि उनके अंदर जो है लैंग्वेज स्किल जो है डेवलप हो सके। बिहेवियरल काउंसलिंग, जो इस टाइप का बिहेवियर है उसको मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उसको अनलर्न करवाने की कोशिश की जाती है। पेरेंटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक में, जब बच्चों की काउंसलिंग की हम जहाँ पे ये बात करते हैं वहाँ पे पेरेंटल काउंसलिंग इज मस्ट। ट्रेनिंग चिल्ड्रन टू डू देयर ओन वर्क, बच्चे अपना खुद काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना। एंगेजिंग इन द चाइल्ड इन वेरियस एक्टिविटी, बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, तो उसमें क्या होता है द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग बिहेवियर इज पेरेंटल एक्सेप्टेंस। सबसे ज़्यादा जब हम पेरेंटिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो पेरेंटल एक्सेप्टेंस एंड वार्मथ विच अपीयर टू इन्फ्लुएंस द डिग्री टू विच वे चिल्ड्रन इंटरनलाइज द स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट। सबसे पहले पेरेंट को ये करना कि एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि उनका जो बच्चा है उनको चाहे वो जैसा भी उसको जितनी भी, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से, जब फुलफिल नहीं होती, जब बच्चों को देखते हैं कि उनके बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता
होता है उनमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको एक्सेप्ट करें उस बच्चे को, तो ताकि उनके अंदर जो लो सेल्फ एस्टीम है वो ना हो सके। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि में क्या होता है, पेरेंट्स डू नॉट होल्ड देम इन हाई रिगार्ड, दे डेवलप लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ कंट्रोल इन सफर फ्रॉम एनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इसलिए क्या नंबर 1 पे हम बात करते हैं पेरेंटल एक्सेप्टेंस की। सेकंड डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि पेरेंटल स्ट्रिक्टनेस की, जो पेरेंट जो है थोड़े स्ट्रिक्ट भी हों, बिल्कुल बच्चों को एकदम लूज ना छोड़ें। पेरेंटल स्टैंडर्ड, द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद मेल एडजस्टमेंट एंड हाई लेवल ऑफ एग्रेशन। अगर ये जो बच्चे होते हैं इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना पड़ता है। अगर बच्चों को खुला छोड़ देंगे वो, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वेयर पेरेंट्स आर मॉडरेटली कंट्रोलिंग and sets up a high performance standard, expects increasingly mature behavior from children, are bound to have children showing high aggression। कहने का मतलब यह है कि उन बच्चों को उनको सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करते हैं, पहले तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तब भी उनमें एंग्जाइटी होगी, कम होंगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनको बच्चों में एंग्जाइटी ना हो सके तो उनको कहीं ना कहीं उनको स्ट्रिक्ट भी रहना, उनको कंट्रोल में भी रखना है। फिर उसके बाद बात कर देयरफॉर द काउंसलर ड्यूरिंग पेरेंटल काउंसलिंग मस्ट मेक इट क्लियर टू द पेरेंट अबाउट देयर पेरेंटिंग स्टाइल एंड हाउ इट एडवर्सली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। उनको ये बताना चाहिए उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका वो किस ढंग से बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ता है उनकी डेवलपमेंट पे। द काउंसलर मस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग पेरेंट्स टू यूज़ परमिसिबल पेरेंटिंग स्टाइल दैट इज एक्सेप्टेबल एंड लो। ऐसा हो जो बच्चे को एक्सेप्ट भी करें वो और कंट्रोल में भी रखें, लेकिन उनका लो कंट्रोल। दे शुड स्टे अलर्ट फॉर गुड बिहेवियर एंड रिवॉर्ड। जहाँ पे बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको रीइंफोर्स करें ताकि जो है बच्चों में सेल्फ एस्टीम बढ़े। अच्छे बिहेवियर के लिए उनको रीइंफोर्स भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। क्योंकि बच्चा जो है, सबसे पहले हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग में पेरेंटल रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो मोर ओवर द काउंसलर शुड मेक इट क्लियर टू द टीचर्स, पेरेंट्स, केयर टेकर्स, फैमिली मेम्बर्स दैट पनिशमेंट शुड नॉट डैमेज दी। जो पनिशमेंट अगर वो देते हैं तो उससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे असर ना आए। तो इसलिए क्या होता है, द पनिशमेंट शुड बी स्विफ्ट एंड कंसिस्टेंट। इफ द चाइल्ड इज पनिश्ड ही और शी बी एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। अगर हमने उसको बच्चों को पनिशमेंट देनी है तो, लेकिन उसको पनिश करना है तो हमें पहले हमारे पास कोई रीज़न होना चाहिए कि हम उसको क्यों पनिश कर रहे हैं। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू पनिश एन अनडिजायरेबल रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड द positive alternative behavior. For example, many troublesome behaviors in children may take the form of attention seeking। अब उसमें क्या होता है कि जो सही चीज़ होती है उसके लिए तो हम उसको क्या करें, रीइंफोर्स करें, इसको रिवॉर्ड दें, लेकिन जो अनडिजायरेबल रेस्पॉन्स है उसके लिए हम उसको क्या करें, पनिश करें। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जो है अटेंशन सीकर होते हैं, हमारा जो है ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कुछ कुछ करके दिखाते हैं, तो हमारे को उस चीज़ को उनको एनकरेज नहीं करना है। हमें उनके अच्छे बिहेवियर के लिए उनको सिर्फ रीइंफोर्स करना, ना कि गलत चीज़ के लिए उनको पनिश भी करना है। फिर दूसरी जो है जनरल काउंसलिंग टेक्निक्स कौन सी है, डिफाइनिंग देयर वर्ड। जो बच्चे हैं उनको उन्हीं की जो मेन है कि उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के व्यू पॉइंट से उनको समझाना है, उनकी हेल्प करनी है, अपनी ओर से कुछ भी हमें एज्यूम नहीं करना है। काउंसलिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट डिफिकल्टी विद बीइंग ए चाइल्ड एंड रिलेटिंग टू एन एडल्ट, स्पेशली एन एडल्ट डू नॉट नो। इसका मतलब क्या है, हमें जो है बच्चों को क्योंकि समझाना उनके लिए, उनकी काउंसलिंग करना रियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट थेरेपी विद ए चाइल्ड बाय अंडरस्टैंडिंग उसका अपना नज़रिया क्या है, उसी की दुनिया में एंटर करके उसी के व्यू पॉइंट से उसी के लैंग्वेज में उसको समझाना जैसे वो समझता है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन विद एजम्पशन, अपनी ओर से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। रीड बाय आस्किंग क्वेश्चन इन द उनकी उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे क्वेश्चन पूछना है ताकि वो कन्विंस हो सके। उनके साथ एक रैपट बनानी है, रैपो बिल्डिंग के बाद ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, और उनसे फिर क्या करना है, उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के नज़रिए से, उन्हीं के व्यू पॉइंट से उनसे हमें खुद कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, उन्हीं के तरीके से उनके वर्ड को डिफाइन करना है। शेयरिंग देयर वर्ड का मतलब क्या है, उन्हीं का जो है रोल प्ले करके, कि रोल प्ले जो चाहते हैं, जो उनके अंदर प्रॉब्लम है उनको रोल प्ले करके समझाना, ताकि उनका जो उनका खुद का जो वर्ड है उसको हम शेयर करके दिखाएं कि आप ऐसे हो, ताकि वो समझ सके। आस्क द चाइल्ड टू प्ले द रोल ऑफ वन पेरेंट। मान लीजिए किसी बच्चे को
जो है अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ भी उसके दिमाग में कुछ उस टाइप से है, जब काउंसलर उसकी काउंसलिंग करता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, जब वो रोल प्ले करके दिखाता है, दे कैन हेल्प यू राइट द स्क्रिप्ट। इसके अलावा जब रोल प्ले करता है तो पेरेंट का, तो उसमें हमें आउट द चाइल्ड टू प्ले द रोल ऑफ वन पेरेंट वाइल यू प्ले द रोल ऑफ द अदर। तो उसमें क्या होता है, जब किसी दूसरे का रोल कर रहा होता है तो उसको साथ साथ ये भी करता है अपने पेरेंट का भी करके देखो, ताकि काउंसलर को बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। इसके अलावा रोल प्ले के अलावा राइटिंग से भी, जो लिखते हैं, कोई पोइट्री करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, उससे भी हम उनकी दुनिया को समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या है, उनके हम हेल्प कर सकते हैं, उनको सेल्फ एस्टीम को हाई कर सकते हैं। फिर शोइंग देयर वर्ड। शोइंग देयर वर्ड का मतलब क्या, ड्रॉ करके। बेसिकली क्या है, उसमें हमने ऊपर क्या कहा था शेयरिंग देयर वर्ड में, जिसमें हम रोल प्ले की बात कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं शोइंग देयर वर्ड। शोइंग का मतलब क्या, वो क्या दिखा रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी ड्राइंग से। उसका है कि एज आर्ट थेरेपी, जिसमें शोइंग देयर वर्ड में हम बात करते हैं आर्ट थेरेपी की, कि इसमें क्या वेरी इफेक्टिव है होती है काउंसलिंग। ऑल्दो इट इज़ हेल्पफुल, वन डज नॉट हैव टू बी सर्टिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट टू यूज़ आर्ट थेरेपी इन काउंसलिंग। तो इसमें हर कोई, क्योंकि आर्ट थेरेपी को यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रॉपर हमारे को जो थेरेपिस्ट होता है, ही और शी शुड बी प्रॉपरली सर्टिफिकेट है, शुड बी जिसको बोलते हैं लीडर ऑफिस और सब्जेक्ट। मतलब कि द मोस्ट चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ। बच्चे बहुत ईजिली जो है ड्रॉ करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है ड्राइंग करना। तो उनके जो, क्योंकि आर्ट में हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके थ्रू जो वो ड्राइंग करते हैं, उसके थ्रू जो है हम उनकी दुनिया को समझ सकते हैं। स्टार्ट बाय आस्किंग द चाइल्ड टू ड्रॉ ए पिक्चर दैट शोज दैट हिज डे इज लाइक फ्रॉम द टाइम ही वेक्स अप। कि अपन जब सुबह सो के उठता तब से लेकर जब बेड पे जाता है उसके बारे में ड्रॉ कुछ भी बताएं, ताकि ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टाइम ही इज़ एट होम। उसमें ये ऑब्जर्व किया जाए जो वो घर पे होता है या जो घर से बाहर होता है, तो क्या फ़र्क है, उसका बिहेवियर किस टाइप से होता है, उन सब चीज़ों को नोटिस करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देन बात करते हैं प्ले थेरेपी की। इसमें क्या होता है, ए प्ले थेरेपी मस्ट लाइक एनी अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। उसमें क्या होता है, अपन उन बच्चे के साथ 30 से 50 मिनट का सेशन होता है, जिसमें क्या होता है, थेरेपी जो होती है टोटल 20 सेशंस की होती है, क्योंकि हम थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ जो प्ले थेरेपिस्ट होता है स्पेंड्स टाइम विद ईच चाइल्ड एंड समटाइम्स इन सेशंस विद द चाइल्ड फैमिली। अब उन जो हम इतने सारे सेशन की बात कर रहे हैं 20 सेशन की, तो उसमें कुछ वैसे तो बच्चों के साथ करता है 30 to 50 मिनट का सेशन होता है। कई बार वो उनमें से इन्हीं सेशंस के अंदर वो पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ भी काउंसलिंग करता है। और इसके अलावा ही और शी यूजेज स्पेसिफिक प्ले टेक्निक्स टू हेल्प द चिल्ड्रन एड्रेस बिहेवियरल, लर्निंग, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम। हर एस्पेक्ट के ऊपर वो बात करता है। एंड इन सम केसेस दीज प्रॉब्लम्स अराइज, इसमें क्या होता है, फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के। कई बार क्या होता है, बच्चों का एनवायरमेंट के जो कोई स्ट्रेसेस होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सच कोई पेरेंट्स का कोई डिवोर्स हो गया है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई है ना, डोमेस्टिक वायलेंस है, डेथ और वॉर है। तो इस टाइप से ये कुछ भी इस टाइप के कारण भी हो सकते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ काउंसलर दिस आर ऑल सॉर्टेड। अब है काउंसलिंग मिडिल स्कूल। जो मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी काउंसलिंग कैसे होती है। फर्स्ट है एडोलेसेंट डेवलपमेंट। ये बहुत हम खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो काफ़ी चेंजेस होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे में उनकी जो है बहुत ज़रूरी होती है उनको इस टाइप की प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालना। एज चिल्ड्रन मूव टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस इन एडोलेसेंस, they demonstrate improved abilities to express themselves, begin to think about the future more, and are stable to deal more with abstract थॉट। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चों को कई बार होता है दे में एंगेज इन मोर सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज एंड कैन रिफ्लेक्ट इन कॉम्प्लिकेटेड। पर इसमें सिंपल क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं एडोलेसेंस में, दे आर फेसिंग सो मेनी इश्यूज लाइक फिजिकल, मेंटल एंड पीयर ग्रुप है, सोशल एडजस्टमेंट है, कहीं उनको जो उनके जेनेटिकल पार्ट होते हैं दे स्टार्ट गोइंग। तो इन सब चीज़ों में कई बार देर पास इमोशनल डेवलपमेंट में काफ़ी उनको कई बार प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो टेंड टू रिटर्न टू चाइल्डिश बिहेवियर एंड कैन एग्जिबिट मोर सेल्फ डाउट। उन्होंने कहा कई बार जो मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं, 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो कई बार चाइल्डिश बिहेवियर शो करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उसमें हम कैसे काउंसलिंग के थ्रू उनको हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको कंफ्यूज जो होते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की कि हम कैसे उनको
ठीक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं काउंसलिंग स्ट्रेटजी, बड़ी कॉमन जो है वो, इसमें क्या होता है कि कैसे इन बच्चों को हम कॉग्निटिवली डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू काउंसलिंग ऑप्शंस फॉर मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स कैन एंगेज इन ऑल टाइप ऑफ में क्या कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। मेमोरी है, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, इवेल्यूशन है। इनमें क्या है, इस टाइप से जो स्टूडेंट्स के होते हैं कैन बी प्रॉम्प्टेड टू रिलाई मोर ऑन देयर मेमोरीज टू डिफाइन, आइडेंटिफाई एंड डेजिग्नेट। तो इन्होंने ये कहा कि इन टेक्निक से हम जब कॉग्निटिव की बात करते हैं, कन्वर्जेंस की जैसे इन्होंने बात की, डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस क्या होता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, किसी भी चीज़ का यूनिक सोल्यूशन निकालना है, आउट मतलब कि जो हर कोई नहीं निकालता, क्रिएटिव तरीके से निकालना। तो यूजिंग मेमोरी ए काउंसलर कैन प्रॉम्प्ट द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई क्लासरूम एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड, सोशल नॉर्म्स क्या है, पर्सनल गोल्स क्या है, उस बच्चे के क्या है, उन सबको आइडेंटिफाई करे। और इसके अलावा कन्वर्जेंट स्किल्स की इन्होंने जैसे बात की है, डाइवर्जेंट की बात की है। इस टाइप से ये कहने का मतलब कि काउंसलर कैन ऑल्सो कंसीडर मोटिवेशन। इन्होंने सारा का सारा जो काउंसलिंग स्ट्रेटजी में इन्होंने काउंसलिंग के अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की है, किस टाइप से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं फॉर एकेडमिक मोटिवेशन, किस टाइप से उनको जो है थेरेपी देकर। काउंसलर मीट विद स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम फोकस एंड बी अवेयर ऑफ द मोटिवेशनल इश्यूज दैट फेस दैट डिनाइंग देम। उनसे बात करके कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनसे उनको वो फेस कर रहे हैं, जिससे वो दूर हट रहे हैं, जो उनकी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ वो जा रहे हैं, वो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों से रिलेटेड हैं। तो काउंसलर ऑल्सो असिस्ट द स्टूडेंट टू डेवलप लास्टिंग स्ट्रेटजीज टू मेंटेन देयर मोटिवेशन, अपनी उस मोटिवेशन को मेंटेन किया अच्छे आगे वो बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको डेवलप करने के लिए प्रॉपर वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, कुछ अचीव कर रहे हैं। क्योंकि 8 क्लास का बच्चा जो होता है उसको अभी ऐसी स्टेज होती है एडोलेसेंस, जो कि वो उसको आगे लाइफ में जो बड़ा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको आगे स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। तो उसके लिए ताकि वो सब चीज़ें वो अटेन कर सके, उसके मोटिवेशन को हाई करना जरूरी होता है, अचीवमेंट, ताकि वो हर चीज़ को वो अचीव कर सके। तो मोटिवेटर कैन इंक्लूड गोल अचीवमेंट, कंपटीशन, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी एंड पॉजिटिव सोशल स्टैंडर्ड्स। तो इन्होंने इसकी बात की है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द एडोलेसेंस इज दैट द इफ द डोर टू इंडिपेंडेंट लिविंग, क्या होता है इसके उन्होंने क्या कहा, जो हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, इन्होंने कहा इट इज डोर टू, बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं तो उन इंडिपेंडेंट उनको रहने की उनको सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ, अगर उन बच्चों को जिनको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर नॉर्मल डेवलपमेंट है तो ठीक है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब वो बड़े होते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है कई बार मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनके इंडिपेंडेंटली उनमें थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं, है ना। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो सक्सेसफुली जो काउंसलर जो होता है, काउंसलर हु सक्सेसफुली यूज कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज विद द स्टूडेंट फाइंड द स्टूडेंट एंगेज्ड एंड अदर रिसेप्टिव टू द इंक्रीज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके थ्रू क्या होता है, बच्चे इजीली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कैसे उनको बच्चे को उनको पर्सनल उनके इश्यूज़ के ऊपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, है ना, सेल्फ डिटेक्शन वो दे सके, अपने खुद की सेल्फ एस्टीम उनकी बढ़ सके। इन्होंने उसके बाद ही किस किस तरीके से हम काउंसलिंग उनकी कर सकते हैं। अदर काउंसलिंग टेक्निक कौन सी होती है, हेल्पिंग दी चिल्ड्रन टू एसेस देयर ओन मोटिव, उनके अपन बच्चों के अपने खुद के मोटिवेशन क्या है, उनके मोटिव्स क्या चाहते हैं इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फिर हेल्पिंग द चिल्ड्रन इन डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी। फिर ये हम आगे पूरा आगे पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड असिस्टिंग दैम इन ओवरकमिंग जो उनका खुद का सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं। असिस्टिंग दैम इन सेल्फ मॉनिटरिंग, कैसे खुद को वो सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, जिसमें काउंसलर जो है हेल्प करता है क्लाइंट्स की, स्पेशली चिल्ड्रन की हु आर मोर देन एज ऑफ 7 ईयर्स से ऊपर के होते हैं, टू एसेस देयर ओन मोटिव्स, वो क्या चाहते हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं। इट विल रिफ्लेक्ट ऑन ट्रूथफुल information about themselves and they can self वेरीफाइड बाय द प्रॉब्लम, ताकि खुद समझ सकें कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, कैसे उस चीज़ को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यानी सेल्फ असेसमेंट खुद के लिए वो क्या है, बच्चों को इस लाइक बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंसलर। दे शुड बी एबल टू सेल्फ असेस देयर एबिलिटीज, देयर मोटिव, देयर वीकनेसेस एंड ऑल। फिर सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, कैसे हम किसी भी टास्क को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, वो हमारी क्या होते हैं ऑल के, वो कब होता है जब हमारे में कॉन्फिडेंस होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को लेकर हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, है ना, उसकी वो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी द पीपल्स कन्विक्शंस दैट दे कैन अचीव स्पेसिफिक गोल्स। हम स्पेसिफिक गोल्स को हम कैसे अचीव
कर सकते हैं। तो काउंसलर असेस द क्लाइंट टू बिल्ड अप self efficacy which also varies according to children skills. For example, child may have high self efficacy when it comes in making friend but low self efficacy. एक बच्चा है, मान लीजिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई सेल्फ एफिकेसी है, लेकिन जब फ्रेंड्स बनाने की बात होती है तो वो क्या होता है, बट लो सेल्फ एफिकेसी व्हेन इट कम। वो एक बच्चा जो है, फ्रेंड उसके काफ़ी सारे हैं, वो फुल कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर वो पीपल के सामने खड़ा होना, उसको बोलना पड़ता है, माइक को फेस करना पड़ता है, तो उसमें क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी उसकी कम होती है, उसमें लो सेल्फ एफिकेसी। तो उसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, काउंसलर जो है उसको उस लाइक बनाता है, उसकी हेल्प करता है कहाँ पे, वट कैन डू विद दिस स्किल्स। देयरफॉर काउंसलर अटेंशन मस्ट बी सच दैट मेकिंग चाइल्ड बिलीव आई कैन, आई थिंक, आई, इस टाइप की थिंकिंग उसके अंदर पैदा करके कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम पब्लिक के सामने जाओ, तुम माइक को फेस करो, इस टाइप का करके, ताकि उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी कॉन्फिडेंस। जब आप एक फील्ड में आप फ्रेंड्स बनाने में इतने अच्छे हो, तो आप माइक को क्यों नहीं फेस कर सकते, पब्लिक को क्यों नहीं फेस कर सकते हो, इस टाइप से उसके अंदर, बच्चे के अंदर ये सब चीज़ों को डेवलप किया जाता है ताकि वो सेल्फ एफिकेसी हो सके। फिर ये बात कर रहे हैं इसकी मास्टरिंग एक्सपीरियंस। ये सब कैसे होगा, मास्टरिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि बच्चे में खुद से ही जो है, अपने खुद के जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेस पर ही उनको अपनी गलती को देखना, उसके फिर नई स्किल्स को डेवलप करना। मास्टरिंग न्यू स्किल्स कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड एंड एनकरेज द चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक। अपनी खुद की गलतियों को खुद ही वो देख सके, ये क्या होता है, मास्टरिंग एक्सपीरियंसेस। फिर वाइकेरियस क्या होता है कि दूसरों को देख के नकल करना, कि सेल्फ एफिकेसी कैसे इंप्रूव होते हैं, बाय वाचिंग अदर्स परफॉर्म ए स्किल ही और शी वांट्स टू लर्न। कि अगर मान लीजिए वो पब्लिक के सामने नहीं बोल सकता, तो उसको दिखाना कि देखो वो सामने वाला बच्चा जो कितने अच्छे से जो है बोल रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस। फिर परसुएशन, उसका परसुएट करना, इनक्रेज करना, रिवॉर्ड्स देना, ताकि वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स है उसके लिए उसको रिवॉर्ड करना, इनक्रेज करना, ताकि उस काम में सक्सेसफुल हो सके। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशनल अराउजल। अगर बच्चे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कोई भी उस टाइप की इमोशनल प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प करना, उसको ओवरकम करने में। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर, द चांसेस ऑफ सम सिम्टम रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो कैन बी सीन। तो इसमें क्या होता है, काउंसलर उसकी हेल्प करती है ताकि जो है उसको ओवरकम कर सके अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को। अब सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा कई बार ये शॉर्ट नोट में आ जाता है, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, जिसमें क्या होता है खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग रखना कि मैं ये नहीं, हम ये मान लें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है एक बार फेल हो जाता है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, मैं ये नहीं, अपना खुद को ये मान लेना कि खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग को रखना। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर जनरली शो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर विच आर ऑफ द 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी होती हैं, डेलिब्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को ऐसे बच्चे जो होते हैं हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है। इट इज़ सीन इन द फॉर्म ऑफ ओवर ईटिंग स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, शाइनेस होती है। काउंटर प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है अनप्रोडक्टिविटी, कोई ऐसा अनप्रोडक्टिव बिहेवियर बना लेते हैं ताकि कोई भी उनको हार्म ना पहुंचा सके, अपना खुद कहिए कि वो उसी से दूर चले जाते हैं। चिल्ड्रन शो अनप्रोडक्टिव बिहेवियर बाय बीइंग अटैच्ड टू वन थिंग ओनली, कोई भी नई चीज़ वो करना नहीं चाहते। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज मोस्टली सीन चिल्ड्रन हु हैव इमोशनल प्रॉब्लम। अपने लिए एक ऐसा कि एक ही रास्ता अपना लेते हैं कि हमारे को ये चीज़ करना ही नहीं है, ताकि जो है अपने आप को वो हार्म करते रहते हैं। तो फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है मॉडरेटली, कि अपने खुद को मॉनिटर करो, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और ताकि लो भी। तो सेल्फ मॉनिटरिंग को उसमें करना है। क्लाइंट्स हु आर हाई सेल्फ मॉनिटर सीम टू बी वेरी सेंसिटिव टू देयर इम्पैक्ट ऑन अदर। बहुत ज़्यादा अगर हाईली होते हैं वो भी गलत होता है। लो सेल्फ मॉनिटर होता है ऑन द अदर हैंड आर लेस कंसर्न अबाउट द इंप्रेशन मैनेजमेंट एंड बिहेवियर। देयरफॉर लो सेल्फ मॉनिटर सीज देमसेल्फ एज हैविंग द स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर इन लाइन विद देम। तो इसलिए क्या वो क्या करें कि हाई भी ठीक नहीं होते, लो भी ठीक नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि हाई, क्योंकि हाई जो होते हैं हमेशा दूसरों को ही इम्पैक्ट में डालते रहते हैं कि नहीं हम बहुत अपने आप को सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा वो हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लो वाले जो होते हैं उन्हें किसी की परवाही नहीं होती, वो डिफरेंट तरीके से चलते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मॉडरेट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। द काउंसलर हेल्प्स टू मॉडरेट। तो हेल्प क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, मॉडरेट सेल्फ मॉनिटरिंग बिल्डिंग विद इन द क्लाइंट्स बाय विच हाई एडजस्टमेंट इज सीन एंड प्रॉपर सेल्फ एफिकेसी इज build up. And these techniques can be
यूजफुल इन चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज दिस सेल्फ इमेज बाय लर्निंग मोर अबाउट दैम। अपने बारे में अच्छे से उनको पता चल जाता है। ट्राई टू सेट अपने गोल्स बना लेते हैं डेट आर रीचेबल, जो कि आराम से वो अटेन कर सकते हैं। डेट इज द गोल्स शुड बी, जो गोल्स होते हैं डेट में शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ईजिली वो उनको अटेन कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। एंड द काउंसलर मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन टू ऑर्गेनाइज। तो ऐसे में क्या होता है, काउंसलर हेल्प करता है कि इन गोल्स को रिकॉग्नाइज कर सके एंड हेल्प द चिल्ड्रन टू एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रेंथ बाय विच चिल्ड्रन विल थिंक पॉजिटिवली एंड their इमोशंस विल बी स्टेबल विच विल एनहांस देयर पर्सनैलिटी। तो इस टाइप से क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया अदर काउंसलिंग टेक्निक्स है कि और कौन सी जो टेक्निक्स हैं हमारी, जिसमें ये सब के सब जो हैं शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं कि जिसमें सेल्फ असेसमेंट हो गया, मोस्टली सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर मैंने कई बार देखा एग्जाम में आता हुआ, दोनों ही इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले में आते हैं ये, और या दो, अगर दो एक साथ भी आ सकते हैं आपके 5 मार्क्स में। तो ये यूनिट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। जैसे ये अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक वीडियो में आपको इस फर्स्ट ब्लॉक के जैसे हमने पहले की है 4 यूनिट्स के आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि आपको इन 4 यूनिट्स के जो जितने भी हमने वीडियो बनाई है, आई थिंक टोटल 9 वीडियोज़ होंगी, तो उसको आप जो भी आपको पार्ट देखना है उसको आप क्लिक करेंगे वीडियो पे, तो वो एक पर्टिकुलर जो है वीडियो खुल जाएगी उस यूनिट से रिलेटेड। इसी तरह से हमने जो है पूरे फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी ऐसे ही वीडियोस बनाई हैं, उनको सेपरेट प्लेलिस्ट में, और जैसे ही ब्लॉक खत्म हुआ है 4 यूनिट्स की हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। तो आई थैंक यू ऑल